नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं एक्सक्लूसिव इंटरव्यू की ओर। टीवी एक्ट्रेस ईशा सिंह का मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से खास रिश्ता रहा है। भोपाल में जन्मी ईशा ने 5 साल पहले मुंबई की राह चुनी थी। 16 साल की उम्र में पहली बार कैमरा फेस करने वाली ईशा ने अपने अभिनय से लोगों के दिलों में अपनी खास जगह बनाई है। इश्क का रंग सफेद, इश्क सुभान अल्लाह और एक था राजा एक थी रानी जैसे लोकप्रिय सीरियल्स में ईशा ने लीड कैरेक्टर निभाया है। हाल ही में वे एक म्यूजिक वीडियो शूट कर अपने घर भोपाल पहुंची है। इस दौरान खबर 100 से खास बातचीत में उन्होंने अपने अभिनय का सफर साझा किया है। आज हमारे साथ है वेरी ब्यूटीफुल एक्ट्रेस ईशा सिंह। और आइए जानते हैं इनका सफर किस तरह भोपाल से शुरू हुआ और कैसे माया नगरी मुंबई तक पहुंची। भोपाल की रहने वाली हैं, भोपाल से माया नगरी मुंबई तक कैसे पहुंची, ये सफर किस तरह तय किया आपने? मुझसे जब भी कोई एक क्वेश्चन पूछता है तो मैं 1 सेकंड लगाती हूँ पूरा थॉट प्रोसेस और वापस जाने में, क्योंकि 5 साल हो गए और 5 साल का टाइम ऐसे उड़ा है कि पता ही नहीं चला। लेकिन मैं शुरू से शुरुआत करती हूँ कि मुझे एक्टिंग का बहुत पहले से शौक था। बहुत क्लीशे साउंड करती है ये पूरी लाइन, लेकिन ऐसा ही था। लेकिन जैसे-जैसे आप बढ़ रहे थे, जैसे-जैसे मैं एज बढ़ रही थी, मुझे लगा कि जब मैच्योरिटी आना शुरू हुई, जब मैं अपने टीनेज में गई, तो मुझे लगा यार पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं भोपाल से हूँ और भोपाल एक छोटा शहर है। मुंबई और भोपाल में बहुत डिफरेंस है। ये बात पता थी, लेकिन वहाँ जाकर और समझ आई। एनीवे मैंने ये आइडिया ड्रॉप कर दिया था, बट देन इवेंचुअली आई स्टार्टेड कि चलो ठीक है। मेरे घर लकीली ऑडिशंस होने लग गए थे। मेरी मम्मा ऑडिशंस करती थी, यहाँ पर ऐड के ऑडिशंस होते थे एंड मैंने बहुत ऐड के ऑडिशंस दिए, लेकिन आई डोंट नो, ऐड में मेरा लक कभी इतना अच्छा चला नहीं। मैंने अभी रिसेंटली एक ऐड किया। उसके बाद मैंने आलोक चैटर्जी सर के साथ थिएटर शुरू कर दिया। पता नहीं क्या सिचुएशन बनी कि चलो थिएटर शुरू कर दिया। मैंने थिएटर किया। उसके बाद मैंने बालिंद्र सर के साथ, बालिंद्र सिंह बालू सर के साथ मैंने थिएटर किया एंड लकीली मेरे पास एक ऑडिशन आया जिसका जो फर्स्ट शो था मेरा, जो धानी शो था, और वो पूरी आई थिंक 1.5 पेज की स्क्रिप्ट थी और वो पूरी अवधि में थी, हिंदी में नहीं अवधि में थी। मैंने यहीं इसी घर में, मेरे घर पीछे एक रूम है, उसमें मैंने एक सफ़ेद साड़ी मम्मा ने पहनाई मुझे और मेरे हाथ में एक पालक कैसे वो था, और मैंने वो तोड़ते तोड़ते पूरा ऑडिशन दिया। मेरे पास वो ऑडिशन नहीं है, मम्मा के पास होगा। वो मुंबई चला गया ऑडिशन और मैं देकर भूल भी गई। उसके 3 महीने बाद मेरे पास कॉल आया फाइनल ऑडिशंस के लिए कि आप मुंबई आइए। जब फाइनल ऑडिशंस की बात आई तब तब ट्विस्ट ये था कि पापा ने बोला देखो तुम्हारा हो गया सिलेक्शन उस टाइम भी नहीं हुआ था, मैं शॉर्टलिस्ट हुई थी, लेकिन पापा ने कहा कि हो गया है तो अब तुम्हारा सपना पूरा हो गया। अगर तुम यहाँ से मुंबई जाओगी तो घर डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि मेरे साथ किसी एक को रहना पड़ेगा। एंड देन पापा सेड कि उन्होंने एक पॉज लिया। उन्होंने बोला लेकिन तुम ये चाहती हो ना, ठीक है चलिए जाओ। तो मैं और मम्मा गए, हमने वहाँ 3-4 राउंड ऑडिशन के दिए एंड टॉप 5 में आकर देन जो फिल्म फार्म प्रोडक्शन था, उनके प्रोड्यूसर्स ने मुझे सेलेक्ट किया। तो ऐसे हुआ ये सब। आपका सिलेक्शन हो गया, लेकिन जब फर्स्ट टाइम कैमरा फेस किया आपने, कितना नर्वस थी, क्या फीलिंग थी वो? बहुत ज़्यादा नर्वस थी, बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट मुझे लगता है आज भी 3 शोज़ करने के बाद, जो भी मैंने काम किया है छोटा मोटा, उसके बाद भी मुझे लगता है कि आज भी जब मैं कैमरा फेस करती हूँ, जब भी मैं स्टूडियो में जाती हूँ, मैं तब भी उतना ही नर्वस होती हूँ जितना पहले दिन होती थी। एंड आई थिंक वो एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि आप हर रोज़ कुछ सीख रहे होते हो। लेकिन अगर पहले शो की बात करो तो हाँ, मैं टेक्निकली बहुत वीक थी। मुझे नहीं समझ आता था कि कटर स्टैंड क्या होता है, बेबी क्या होता है, लाइट क्या होती है, एंगल्स क्या होते हैं, ओएस क्या होता है। तो ये सब बहुत टेक्निकल वर्ड्स थे। फर्स्ट शो में बहुत कुछ समझ नहीं आता था, पता नहीं चलता था, लेकिन आई मेड श्योर कि मैं टेक्निकली बहुत स्ट्रांग हो जाऊँ। और जब मैं सेकंड शो कर रही थी तो एक बार मेरे पास वहाँ के डीओपी आए, जो हमारे डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी बोलते हैं, वो आए। उन्होंने बोला कि ईशा आप टेक्निकली बहुत स्ट्रांग हो। एंड मुझे वो सुन के इतना अच्छा लगा, क्योंकि फर्स्ट शो मैंने बहुत सुना कि टेक्निकली वीक है, टेक्निकली वीक है। समझ ही नहीं आता था यार, आपको कुछ पता नहीं है और आपको लाकर खड़ा कर दिया है, आपको नहीं पता ओएस क्या है क्या है। तो वो चीज़ मैं धीरे धीरे सीखी। आप सीखते हर दिन हो, आपका सीखना कभी नहीं रुकता। आज भी सीख ही रही हूँ। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है कि आज भी आप मुझे खड़ा कर दोगे किसी कैमरा के सामने, मैं उतनी ही नर्वस होंगी। मैं दिखाती नहीं हूँ, वो अलग बात है, बट मैं उतनी ही नर्वस होती हूँ। अच्छा, आपकी एज क्या थी आपने फर्स्ट टाइम कैमरा फेस किया था? मैं 16 साल की थी। 16 साल की। जी। अभी आप 3 सीरियल कर चुकी हैं, लीड कर चुकी हैं,
और आपकी जो एक्टिंग है उसकी आप जो दर्शक हैं उनके दिल में एक जगह बना चुकी है, लेकिन कहते हैं ना कि हर सफलता के पीछे एक संघर्ष छुपा होता है। कितना संघर्ष करना पड़ा आपको? मैं अगर आपसे बात करूँ सच-सच, तो लकीली मैंने वो स्ट्रगल वाला पार्ट नहीं देखा है। भगवान की दुआ या मेरे पेरेंट्स की जो भी आशीर्वाद रहा है मेरे साथ, या आप लोगों ने इतना प्यार दिया है, मुझे लकीली काम फर्स्ट शो के बाद अच्छा खासा मिलता रहा। मैं स्ट्रगल इस उसमें बोलूँगी कि मुझे अपना घर छोड़ना पड़ा। जो लड़की 16 साल, जो मैं यहीं पैदा हुई हूँ, यहीं पली-बड़ी हूँ, उसके बाद वो घर छोड़ने वाली बात थोड़ी पेनफुल होती है। बट अब मुंबई में भी घर बन चुका है। बट मुझे याद है जब मैं गई थी इनिशियली, तब मेरे ब्रेकडाउन्स होते थे, मुझे समझ नहीं आता था, मुझे लगता था कि मैं वापस घर चली जाऊँ। मुंबई और भोपाल में बहुत डिफ़रेंस है। मुझसे आज भी, अभी कुछ दिन पहले मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ, मेरे दो भाई की फ्रेंड्स आई थी, सेम एज ग्रुप की, 15-16 साल की होंगी, मेरा भाई 16 साल का है। वो भी मुझसे यही पूछ रही थी। मैंने बोला देखो, हम सबको बहुत ईज़ी लगता है टीवी में देखने में, लेकिन जब हम वहाँ जाते हैं ना, रियलिटी बहुत डिफरेंट होती है। लकीली मेरे साथ मम्मा थी, लेकिन मम्मा को भी घर छोड़ना पड़ा क्योंकि वो मेरे साथ रह रही थी। मेरा भाई रिसेंटली शिफ्ट हुआ है, आई थिंक उसको 2 या 3 साल हुए हैं बॉम्बे में, क्योंकि हमें लगा कि चलो ठीक है, बाकी की पढ़ाई उसकी वहाँ करे, तो पापा यहाँ अकेले रहते हैं। तो ये स्ट्रगल वाला पार्ट मुझे कई बार लगता है कि यार मेरी वजह से घर डिवाइड हो गया। अच्छा, आप 16 साल की थी, लोग अपना इस टाइम करियर बनाने की सोचते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बनने का सोचते हैं, लेकिन आपने अभिनय चुना, काफ़ी रिस्की था। उसके बाद घर वालों को किस तरह बनाया आपने? मैं मेरे साथ सबसे अच्छी चीज़ यही है कि मुझे शायद मनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बहुत एक अनसेट सी बॉन्ड थी कि समझ गए, और दे ऑलवेज़ एप्रिशिएटेड मी, दे वर ऑलवेज़ देयर फॉर मी। हमेशा मैं, अगर मुझे लगता था कि शिट मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं अपने राइट लेफ्ट देखती थी कि 2 एंजल्स की तरह मेरे माँ-बाप हमेशा मेरे साथ थे। सो उन्होंने मुझे कभी किसी चीज़ से रोका नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी और के हाँ की ज़रूरत है जब मेरे पास मेरे पेरेंट्स का है। आई डोंट केयर व्हाट सोसाइटी सेज, आई डोंट केयर व्हाट एनीबडी एल्स सेज। अगर आपके पास आपके घर वाले हैं और उनकी हामी है आपकी किसी भी चीज़ में, तो उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। आपके घर वालों को आपको काफ़ी सपोर्ट रहा, लेकिन जो स्टडी थी उसका कहीं ना कहीं लॉस हुआ आपको? आप दोनों चीज़ें एक साथ नहीं कर सकते हो। आप एक पैर इधर और एक पैर उधर रख के नहीं चल सकते हो। आपको किसी एक चीज़ पे फोकस करना पड़ता है। मैं ये नहीं कह रही कि पढ़ाई करनी ही नहीं चाहिए, नो। मुझसे बहुत लोग ये चीज़ पूछते हैं। मैंने क्या किया, मैं एक्टिंग के साथ-साथ एट द सेम टाइम आई वाज़ स्टडिंग ऑल्सो। मैं एग्ज़ाम्स दे रही थी अपने, बट मैं एग्ज़ाम्स के लिए आती थी, देती थी, रात को शूट करती थी, फिर पढ़ती थी। एक टाइम ऐसा हुआ था कि मैं बहुत ज़्यादा अप डाउन कर रही थी। मैं सुबह की फ़्लाइट लेकर आती थी, पढ़ती थी, रात को पूरी रात शूट करती थी, नेक्स्ट डे फिर आती थी। तो मेरा इतना अप डाउन हो रहा था कि मेरी शायद तबीयत भी बिगड़ गई थी उस टाइम। लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। पढ़ाई थोड़ी-सी साइडलाइन हुई थी, बट लकीली मैंने ये नहीं किया कि मैं छोड़ ही देती हूँ। मैंने ग्रेजुएशन तक किया अपना। उसके बाद अब मास्टर्स का मैं सोच रही हूँ, वो थोड़ा डामाडोल हो रहा है, बट मेरा ये था कि ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए आपके पास। तो हाँ, थोड़ा तो नेग्लेक्ट हो ही जाती है पढ़ाई। अच्छा ईशा, आपने जो कैरेक्टर निभाए हैं, जो आपने निभाती हैं रियल लाइफ की ईशा सिंह का आपने निभाया कौन सा कैरेक्टर ऐसा जिसके आपके दिल के करीब लगता है आपको? आपको लगता है कि आप रियल लाइफ में वैसी हैं जैसे आप रियल लाइफ में दिखी थी उसमें? नहीं, मेरे तीनों कैरेक्टर्स मुझसे बहुत अलग हैं, सॉरी। मैं जो हूँ वो शायद बहुत डिफरेंट हूँ। हाँ, कहीं-कहीं, क्योंकि तीनों कैरेक्टर धानी, रानी और ज़ारा, कहीं न कहीं मैंने अपना कुछ-कुछ पार्ट दिया, कुछ-कुछ इनपुट्स होते हैं। मैं आज भी कहती हूँ कि मुझे एक कैरेक्टर में जाने के लिए 3 महीने का प्रोसेस लगता है। मैं भले ही आज से शूट करने लग जाऊँ, बट मुझे टाइम लगता है उस कैरेक्टर को एक-एक लेयर जानने में, एक-एक पहलू जानने में। तीनों कैरेक्टर मेरे दिल के बहुत क्लोज़ हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ कि मेरे दिल में हर एक कैरेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा रूम है, और एंड ईच कैरेक्टर इज़ वेरी, वेरी स्पेशल टू मी। कहीं-कहीं ग्लिम्प्स दिखा होगा लोगों को कि ईशा है, लेकिन ईशा उन तीनों कैरेक्टर से बहुत डिफरेंट है। हाँ, लेकिन मैंने पर्सनली उन तीनों कैरेक्टर से कुछ-कुछ बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें रख ली हैं अपने पास, जो हमेशा मेरे पास रहेगी। कुछ-कुछ सीखा है, कुछ जाना है नया, तो वो चीज़ें हमेशा मेरे पास रहेंगी। आपकी एक बड़ी फिल्म भी अनाउंस हुई थी जॉन अब्राहम के साथ, उसका क्या हुआ? वो मेरी, हाँ, मैं वो शायद बताना भूल गई। वो मेरा पहला टाइम था जब मैंने कैमरा फेस किया था। 2014 की बात है वो। 17 को शादी नाम था, बट अनफॉर्चुनेटली वो फ़िल्म कभी बाहर आई ही नहीं, वो रिलीज़ हुई ही नहीं। आई डोंट नो व्हाई, बट आई रियली वांट टू सी दैट फ़िल्म, क्योंकि 2014 की फ़िल्म है, तब तो मैं और भी यंग थी। वो पहला टाइम था जब मैंने कैमरा फेस किया था, पहला टाइम था जब मैंने एटमॉस्फेयर देखा था। मैं उसमें लीड नहीं थी, जो लीड थी उनकी सिस्टर प्ले कर रही थी।
ब्यूटीफुल फिल्म कॉमेडी थी बट वो रिलीज़ नहीं हो पाई, पता नहीं किन रीज़न से। अच्छा, अभी कोरोना काल में देखा जा रहा है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म काफ़ी ट्रेंड में आ रहे हैं। आपको क्या लगता है इसको लेके कितना बड़ा स्कोप हो सकता है किसी कलाकार के लिए? मुझे लगता है कलाकार के लिए हर एक माध्यम बहुत बड़ा होता है, वो कुछ भी हो, टीवी हो, फिल्म हो, ओटीटी हो या फिर थिएटर, तो चलो मैं बहुत ऊपर मानती हूँ थिएटर हो। लेकिन ओटीटी बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, बहुत रियल हैं। मैं कई बार देखती हूँ कि एक्टर्स को हुआ कि दे आर डूइंग सो गुड, हर किसी को देखो दे आर सो गुड, कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं। एंड बेस्ट चीज़ ये है कि भोपाल से बहुत ज़्यादा टैलेंट जा रहा है, मध्य प्रदेश से ही बहुत ज़्यादा जा रहा है, तो वो सुन के बहुत खुशी होती है। बट या ओटीटी इज़ डूइंग रियली गुड। लेकिन ओटीटी पे एक चीज़ देखी जा रही है कि उसमें सेंसर बोर्ड नहीं है, सेंसरशिप नहीं है उसके अंदर, तो इसलिए उस पे काफ़ी मारधार और हिंसा और साथ में ही काफ़ी एब्यूसिंग लैंग्वेज यूज़ हो रही है। तो आपको लगता नहीं कहीं जो, क्योंकि लोगों के हाथ में मोबाइल है, तो इससे गलत इम्पैक्ट पड़ता है लोगों पे? मुझे पर्सनली लगता है, मुझे बाकियों का नहीं पता, लेकिन वो आपकी रियल लाइफ दिखा रहा है। आप मुझे कोई भी बताइए, कोई भी, अगर मैं एक, आई एम सॉरी बट अगर मैं किसी एक छोटे यूपी के शहर का कुछ स्टोरी दिखा रही हूँ, आपको लगता है वो अब्यूज़ नहीं करते? आपको लगता है कि वो गाली नहीं देते या फिर वो मारते नहीं हैं? उन्होंने वो सब चीज़ें हटाकर बहुत रियल दिखाया है। और हमारे हाथ में है ना टीवी का रिमोट, हमें नहीं देखना होगा हम बदल देंगे। हमारे हाथ में है ना छोटे बच्चे को दिखाना है कि नहीं दिखाना है। मेरे घर देखते हैं और हमारे घर सब बड़े हैं, हम सब देखते हैं बैठ के। कुछ लोगों को हो सकता है ऑब्जेक्शन हो, कुछ लोगों को नहीं हो। मुझे वो सब चीज़ें बहुत रियल लगती हैं, बहुत नेचुरल लगती हैं। और अगर आप उन अब्यूजिव वर्ड्स को भी रिप्लेस कर दोगे तो शायद एग्रेशन में वो चीज़ ना दिखे। तो फॉर मी दैट इज़ फाइन, वो बहुत रियल चीज़ें दिखा रहे हैं। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है, बाकी जो भी हो। और हमारे हाथ में, मुझे लग रहा है कि नहीं मुझे नहीं देखना है, मेरे घर वाले हैं, मैं नहीं देख सकती, मैं नहीं देखूंगी। तो आपको किसी ने फोर्स तो किया नहीं है कि आप देखिए, तो वो आपके ऊपर है। ईशा, अभी देखा जा रहा है कि बॉलीवुड नशे की गिरफ्त में दिखाया जा रहा है ना? आप भी बॉलीवुड से हैं, आपको क्या लगता है कि क्या ज़रूरी है किसी एक्टर एक्ट्रेस के लिए नशा करना, क्योंकि इस लाइन में है, या ये ग्लैमर का एक हिस्सा बन चुका है? मैंने कभी इन चीज़ों का हाथ नहीं लगाया, तो मुझे नहीं पता उसके बाद लोग क्या फ़ील करते हैं, क्या है। मैं कभी पार्टीज़ में नहीं जाती क्योंकि मेरा मन नहीं करता। दैट्स नॉट माय थिंग, दैट्स नॉट व्हाट मेक्स मी गुड, फ़ील गुड। मुझे कभी इन चीज़ों में इंटरेस्ट आया ही नहीं है। बट इतना पता है कि नशा किसी भी चीज़ के लिए अच्छा नहीं है। अगर आप नशा करके एक्टिंग कर रहे हो तो आप, आपको, फिर आप क्या रह गए? आप तो किसी और चीज़ में हो ना। आप तो एक मेडिकेशन पे चले गए, आपके अंदर एक ड्रग बह रहा है, आप उसकी वजह से एक्टिंग कर रहे हो। दिस इज़ व्हाट आई पर्सनली फील। आप टॉक्सिकेट हो गए हो। तो मैं तो इन सब चीज़ों के बहुत अगेंस्ट हूँ। मुझे नहीं पता उसके बाद, मैं इस चीज़ पे टिप्पणी इसलिए नहीं दे सकती, मुझे नहीं पता उसके बाद इंसान कैसे बिहेव करता है, क्या करता है। ना मेरे घर में वो माहौल है, ना मैं उन चीज़ों में कभी देखा है मैंने। मुंबई में 5 साल रही हूँ बट इतने लोगों से दोस्ती नहीं हुई, ना ही इन चीज़ों से वाकिफ़ हूँ। बट आई जस्ट नो दैट इट इज़ रॉन्ग। ठीक है, आप, इतना अच्छा शरीर दिया है ऊपर वाले ने आपको, इतना अच्छा सब कुछ दिया है। मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी ड्रग, अल्कोहल, किसी भी चीज़ की ज़रूरत है। बॉलीवुड पे एक और आरोप लग रहा है कि ग्रुपिज्म की बात करी जा रही है वहाँ पे, कि अगर आपको वहाँ पे सक्सेस होना है तो किसी ग्रुप को पकड़ना पड़ता है। ऐसे कोई देखने में आया था सुशांत सिंह मर्डर केस में भी। क्या आपको भी कभी ऐसा कोई सिचुएशन का सामना करना पड़ा? टीवी में तो ऐसा कुछ नहीं है लकीली। ग्रुपिज्म हुआ, नेपोटिज्म हुआ, मुझे नहीं लगता। लकीली मुझे, आपका सवाल ये था मुझे सामना करना पड़ा या नहीं, मुझे नहीं करना पड़ा। एक सबसे अच्छी चीज़ ये है कि मेरे साथ हमेशा मेरी माँ एक शील्ड की तरह खड़ी हुई। और जिनके साथ आपका कोई बड़ा होता है ना, उनको कोई गलत नज़रों से या कुछ कुछ भी ऐसा उल्टा खेल खेलने से पहले ना लोग 10 बार सोचते हैं। मेरे पास बुरी चीज़ें कभी नहीं आ पाई क्योंकि मेरे साथ मेरी माँ हमेशा थी। आई हैव सीन गर्ल्स, आई हैव हर्ड टू मैनी स्टोरीज जहाँ लड़कियाँ अकेली होती हैं। मैं लड़कियों का इसलिए बोलूँगी क्योंकि स्टिल हम एक मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में ही रहते हैं, हम 21st सेंचुरी में हैं। बट स्टिल, बट टॉकिंग अबाउट मी पर्सनली, मुझे कभी ऐसा कुछ फेस करने को नहीं मिला। मुझे कभी नहीं लगा कि अरे शिट ये चीज़ है, एग्जिस्ट करती होगी बट मुझ तक नहीं आई वो। जैसे कि आपने कहा कि हम अभी भी एक मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में रहते हैं, लेकिन अभी वुमेन सेंट्रिक फिल्में भी बन रही हैं, वेब सीरीज बन रही हैं। तो आपका कोई पर्सनल ऐसा कोई कैरेक्टर है जिसको लेके आपको लगता है कि इसकी बायोपिक बने तो ईशा इसको अच्छे से कर सके? दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
मैं प्रियंका चोपड़ा जी को बहुत मानती हूँ, मुझे मेरी आइडियल हैं वो, तो अगर उनसे रिलेटेड कुछ आएगा आई थिंक मैं अच्छा कर सकूँगी। बट हाँ, आपने बहुत ज़्यादा फ़िल्म्स ऐसी बन रही हैं जहाँ फीमेल ओरिएंटेड हैं या फिर फीमेल सेंटर्ड हैं, तो दैट्स गुड। हम धीरे-धीरे प्रोग्रेस कर रहे हैं और यही चीज़ मैटर करती है। अभी ईशा किन प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं? मेरे पास कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, एक मेरी फ़िल्म है जो थोड़ी-सी बची हुई है, वो मैं कंप्लीट करूँगी। बाकी कुछ अच्छे प्रोजेक्ट हैं जिन पे बात चल रही है, ना हाँ हुई है या ना ना हुई है। जिन पे हाँ हुई है वो मैं डिस्क्लोज़ नहीं कर सकती अभी। रिसेंटली मैंने एक बहुत प्यारा म्यूज़िक एल्बम किया है, वो रिलीज़ होने वाला है, मैंने गोवा में शूट किया उसका। मेरे साथ शिवन नारंग थे और यासिर देसाई ने गाया है वो गाना। वो बहुत जल्द रिलीज़ होने वाला है, इट्स अ ब्यूटीफुल रोमांटिक सॉन्ग, तो आई कांट वेट टू शेयर इट विथ यू गाइस। बहुत प्यारा गाना है, आप लोग भी सुनेंगे तो अच्छा लगेगा। चलते चलते आखिरी सवाल, आप भोपाल से, भोपाल में काफ़ी लोग जो इस अभिनय की फील्ड में आना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए कोई मैसेज? मैं बस इतना ही बोलूँगी कि आपने अगर एक टारगेट सेट कर लिया है ना, तो उससे इधर-उधर मत देखो। घोड़े का जो होता है ना, आई डोंट नो क्या बोलते हैं, उस पे फ़ोकस करते रहो, निराश मत हो और अपने पेरेंट्स को अंधेरे में मत रखो, उनको पता होनी चाहिए। अगर आपको सपोर्ट नहीं, मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं भोपाल के कि मेरा हमारे पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते। वो आपका अच्छा ही चाहेंगे, आप उनसे बैठ के बात करो, वो हमेशा समझेंगे। और अपने पेरेंट्स का हमेशा हाथ पकड़े रहो, उनको मत छोड़ो। चीज़ें ईज़िली कुछ नहीं मिलती हैं, नथिंग कम्स ईज़ी, आई ऑलवेज़ से दिस। जस्ट कीप फोकसिंग ऑन द एम और धीरे-धीरे आपको कोई भी चीज़ तुरंत नहीं मिलती है, आपको थोड़ा पेशेंस होना ज़रूरी है आपके अंदर। आप चलते रहो उस चीज़ के लिए, आप तक वो ज़रूर आएगी। काफ़ी खूबसूरत बात कही ईशा ने कि आप जिस चीज़ को पाना चाहते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं जीवन में, उस पर फोकस बनाए रहें, अपना फोकस ना हटाएं और साथ में अपने पेरेंट्स का हाथ पकड़े रहें। वो आपके लिए एक शील्ड की तरह काम करेंगे। कैमरामैन साहिल मिश्रा के साथ दीपक सिंह, खबर 100, भोपाल।